प्रूफ में x प्लस आई वाई की घात 3 बराबर, ये पहले क्यों लिखना चाहिए, इसको फिर रिपीट करना पड़ रहा है अपन को, ठीक है, तो टाइम बच जाता है। a प्लस बी की घात 3 का सूत्र बताओ, ए क्यू बी क्यू है प्लस 3a² बी और प्लस 3ab बराबर u प्लस आई बी। तो सूत्र तो सबको याद है, a प्लस बी का आई होल क्यू का, तो एक्स क्यू आई की घात 3 का मान माइनस आई, पता है ना सबको, आई वर्ग गुणा आई वर्ग का मान -1 होता है, बाई की घात 3, ये हो गया 3x² वाई आई बाद में आई स्क्वायर का मान -1, तो ये माइनस में हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर बराबर u प्लस आई। अब वास्तविक संख्याएं एक कोष्टक में लिख दो, वास्तविक माने बिना आई वाली संख्याएं j और x और 3x वाई स्क्वायर, और आई कॉमन लेके लिख दो, तो पहले इसको लिख दो 3x² वाई और माइनस का वाई की, ठीक है, बराबर u प्लस आई भी। अब लिखेंगे बिना आई वाले को बोलते हैं वास्तविक भाग और आई वाले भाग को बोलते हैं काल्पनिक भाग, ठीक है, तो यहां लिखेंगे वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करनी। तो इसकी तुलना करें, सुनो, x की घात 3x वाई स्क्वायर बराबर कितना u, इधर बिना आई वाली संख्या ये, इधर बिना आई वाली संख्या u है, ठीक है, इसमें x का भावार्थ लगा दो, तो x वर्ग 3y वर्ग बराबर u बटे x, समीकरण नंबर इसको 1 दे। ऐसा क्यों कर दिया, जो सिद्ध करके लाना है वो देखो ना, कितना सिद्ध करके लाना है, u बटे x, तो अपने u बटे x बना लिया। अब काल्पनिक भाग लिख लो तथा, हाँ काल्पनिक भाग कितना है 3x वर्ग y माइनस y की घात 3 बराबर कितना हुई, काल्पनिक भाग में आई नहीं लिखेंगे, केवल वास्तविक भाग, मतलब वास्तविक संख्या लिखते हैं, आई हटा देंगे, ठीक है, इसमें y का भाग लगा दो, 3x² माइनस y वर्ग बराबर v बटे y, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, उतारना है क्या सवाल, ऐसा तो उतरे होंगे, ठीक है, हाँ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो u अपॉन x इधर लिख दो, v बटे y इधर लिख दो, u बटे x का मान क्या है, x वर्ग माइनस 3y वर्ग, और इसका मान कितना है 3x वर्ग माइनस का y वर्ग, तो u बटे x प्लस v बटे y बराबर x वर्ग और 3x वर्ग 4x वर्ग हो गए, ये 4y वर्ग हो गया है ना, तो u अपॉन x v अपॉन y बराबर 4 कॉमन ले लो, x² माइनस y², यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है, बताना तो नहीं बता। इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले नियम तो अपन से लगाएंगे, ऊपर का मापांक अलग लिख दो और नीचे का मापांक अलग। ये एक प्रमेय है, ठीक है, सम्मिश्र संख्या में यहाँ प्रमेय बहुत सारी होती हैं, तो Z1 बटे Z2 का इकट्ठा मापांक लगा हो तो हम उनको अलग अलग मापांक में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बीटा माइनस अल्फा, 1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, बीटा इंटू बीटा के मापांक, कैसे लिख रहे हैं मैं वेल बता रहा हूं, माइनस अल्फा वर्ग और बीटा। देखो अब ध्यान से समझते जाना, z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार का मतलब होता है जैसे x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई,
बार का मतलब क्या होता है, संयुग्मी उसका। अगर मैं इसका गुणा करूं तो तुम्हें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो सम्मिश्र संख्या का मापांक का वर्ग कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। जैसे मापांक कितना होता है, मापांक होता है अंडर रूट में वास्तविक भाग का वर्ग और काल्पनिक भाग का वर्ग। अगर मैं वर्ग कर दूंगा तो ये वर्गमूल हट जाएगा, है ना। तो इसका मान उन्होंने, अच्छा कुल मिला के यहां से एक सिद्धांत निकल के आ गया कि जेड इंटू जेड वार को अपन मापांक का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं। जेड इंटू जेड वार इतने के बराबर है, इसका मान इतने के बराबर है, तो जेड इंटू जेड वार बराबर जेड के मापांक का वर्ग। यहां से सिद्धांत निकल के आया। तो इसमें एक लाइन बढ़ा दो जी, वन की जगह बीटा लिख सकते हैं क्या, बीटा का मापांक, और वर्ग लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बीटा के मापांक का मान 1 है और वर्ग कर दें तो मतलब बीटा का मापांक 1 है और बीटा का वर्ग कर दें मापांक का तो भी 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। चलो ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फा, इसकी जगह क्या लिख दें इस नियम से, बीटा इंटू बीटा का बार लिख दें, ठीक है। इसके बाद बीटा माइनस अल्फा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बीटा, तो बीटा का मापांक कॉमन ले लो तो यहां बचेगा बीटा बार और अल्फा बार, ठीक है। फिर यहां पर बीटा माइनस अल्फा और ये बीटा का मापांक, और इसको हम बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। देखो कैसे, जी क्या है, संयुग्मी है ना, संयुग्मी है। तो संयुग्मी में हम इकट्ठा संयुग्मी भी लिख सकते हैं। मतलब ये भी नियम है कि किसी संख्या का संयुग्मी, मतलब किसी संख्या का मापांक उसके संयुग्मी के मापांक के बराबर ही होगा। जैसे जेड कितना है, जी एक्स प्लस आई वाई है, इसका मापांक कितना निकालोगे, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालोगे, हैं, और इसका भी मापांक निकाला तो अभी कितना निकलेगा, अंडर रूट एक्स वर्ग धन वाई वर्ग ही आएगा। तो किसी भी संख्या का, सम्मिश्र संख्या का मापांक उसके संयुग्मी के मापांक के बराबर ही होता है, ठीक है। तो जेड का मापांक या जेड बार का मापांक एक ही बात है, ठीक है। तो जैसे अपन इनको अलग अलग लिखा है तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो जे और जी कट जाएगा क्या, जे वाला मान और जे वाला मान कट जाएगा ना इस नियम के अनुसार। क्या बचा, 1 बीटा का मापांक, बीटा का मापांक कितना है 1, तो ये 1 आ गया। कुल मिला के आंसर जे आ गया। इसका आंसर कितना बढ़ गया ना 1। तो इसमें एक नियम ज्यादा लगे, ठीक है। संख्या का मापांक कैसे निकालेंगे ना, 1 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग बराबर 2 की घात x। तो यहाँ साइड से लिख दो कि किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालते हैं तो अंडर रूट एक्स वर्ग धन वाई वर्ग। तो इस वाले सवाल में x कितना है 1 और y कितना है -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये 2 की पावर x आ गया, ये 2 की पावर क्या हो गया 1/2, 2 की पावर x। आधार की तुलना कर देंगे तो 1/2 बराबर क्या हो गया, अच्छा एक मिनट सॉरी इसकी घात x और चल रही है ना, तो x/2 बराबर 2 की घात x। हाँ, आधार की तुलना कर देंगे तो x/2 बराबर कितना x, और x बराबर 2x है ना। इसको इधर ले जाओ 2x माइनस x, तो x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर 0 होना नहीं चाहिए। x बराबर क्या नहीं होना चाहिए, शून्येतर पूर्णांक संख्या लिखा, माना केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो x का मान 0 चलेगा नहीं, तो कोई भी हल प्राप्त नहीं हुआ हमें। तो कोई भी हल नहीं माने कोई भी मूल नहीं, कोई भी मूल नहीं माने अपन क्या बोलेंगे, इसके कितने हल है, इसके 0, इसके 0 हल होंगे। ये आंसर है, ठीक है। छोटा है 18, 19 19 तो बहुत ही
देखो सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच इक्वल टू, और दिया गया है कितना दिया है? हाँ, ए प्लस आई बी बराबर माने ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी, समीकरण नंबर 1। तो प्रश्न क्रमांक 19 में जिस सिद्ध करके लाना है सम्मिश्र संख्याओं के लिए, और तुम्हें दिया है ये एक सम्मिश्र संख्या कितने के बराबर है? ए प्लस आई बी। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ संयुग्मी करने पर, या नहीं संयुग्मी का मतलब ए प्लस आई बी पे बार लग जाएगा, सी प्लस आई डी पे बार लगेगा। अब यार अगली लाइन में ये तो ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, जी प्लस आई एक्स का संयुग्मी और ए प्लस आई बी का संयुग्मी। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा दिए। संयुग्मी का मतलब इनके निशान बदल जाएंगे, सी माइनस आई डी, ई माइनस आई वाई। संयुग्मी का मतलब होता है काल्पनिक भाग वाली संख्याओं का निशान बदल जाएगा, काल्पनिक भाग माने आई वाली संख्याओं का निशान बदलेगा बस, और जी माइनस आई एच बराबर ए माइनस आई बी, समीकरण नंबर 2। फिर समीकरण 1 और 2 का गुणा करो, तो समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे तो ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी। ठीक है, सी प्लस आई डी और सी माइनस आई डी, और हाँ सी ई प्लस आई एफ और ई माइनस आई एफ, और जी प्लस आई एच और जी माइनस आई एच बराबर ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी। कौन से? अरे ये धन का लिखा, एक धन का। समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे तो इसका गुणा इससे कर दिया, इसका गुणा इसका से ऐसे लिख दिया। तो तुम्हें नियम पता है कि इनका गुणा करते हैं तो क्या आएगा? ए वर्ग धन बी वर्ग। वैसा सूत्र होता है एक्स वर्ग ऋण वाई वर्ग, लेकिन आई वर्ग की वजह से क्या हो जाता है ये धन का, तो डायरेक्ट लिख सकते हो ए वर्ग प्लस बी वर्ग, ये आ जाएगा सी वर्ग प्लस डी वर्ग, और इधर ई वर्ग ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइड से लिख देना, आई स्क्वायर की जगह हमने सब जगह -1 लिख दिया है, ये प्रूव करना था। ठीक है, जगह कम थी नहीं, एक स्टेप और बनाना चाहते तो बढ़ा देते, ऐसे लिख के ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, अगली लाइन में आई स्क्वायर को +1 लिख देते। समीकरण दिया है सम्मिश्र संख्या वाला, और तुम्हें m का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या निकालनी है जिससे राइट हैंड साइड में क्या मिले 1। तो पहले इसका परिमीकरण कर लो, 1 प्लस आई 1 माइनस आई, परिमीकरण किया 1 प्लस आई और 1 प्लस आई घात m चलने दो 1, इसका गुणा करो, हाँ तो 1 प्लस आई, फिर आई का गुणा करेंगे तो आई प्लस आई स्क्वायर, नीचे तो 1 का वर्ग और आई का वर्ग लिख दो ऐसे बराबर 1 प्लस आई और आई कितने हुए 2i, और आई वर्ग का मान -1 लिख दो, और ये 1 प्लस 1, तो यहाँ साइड से लिख दो क्या आई वर्ग का मान -1 होता है। ठीक है, तो ये 1 और 1 कट गया तो 2i/2, 2 से 2 काट दो, आई की घात m बराबर 1। अब m का मान अपन कितना रखें कि उत्तर 1 मिले, तो तुम्हें पता है m का मान 0 भी चल जाएगा भाई, आई की घात 0 का मान भी 1 हुआ, फिर m का मान 4 चलेगा,
m बराबर क्या चलेगा, 4 चलेगा, है ना भाई। i की घात 4 का मान 1 होता है। फिर m का मान क्या चलेगा, 8। मगर धनात्मक पूर्णांक संख्या में m का मान 0 तो चलेगा नहीं। किताब में हालांकि पूर्णांक लिखा है, लेकिन पूरा शब्द है धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, तो m का मान 0 नहीं चलेगा। कहां से चलेगा, 4, 8, 16। तो अपन देख रहे हैं न्यूनतम कितनी है, सबसे छोटी 4, है ना। तो इसलिए उत्तर लिख देंगे न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या m बराबर 4 रहेगा उत्तर इसका, ठीक है। i की घात 18, 4 का भाग लगाओ, शेष फल जितना बचे उतना लिख दो बस। तो 18 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, शेष फल 2 बच रहा है, तो केवल शेष फल लिखना है तुम्हें। और यहां पर भी 1/i को पहले लिख लो माइनस आई की घात 25। तो यहां मैं साइड से लिख रहा हूं, i की घात 4m का मान हमेशा क्या होता है, 1, जबकि m क्या हो, कोई भी पूर्णांक संख्या। तुम्हें पता है i की घात 18, i की घात 4 का मान 1 होता है, तो 4 4 4 4 हिस्सों में तोड़ा भाई। 18 का मतलब क्या हो गया, ऐसे लिख लो i की घात 4, i की घात 4, i की घात 4, i की घात 4 और i की घात 2। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 4 16, 16 तो 18। तो इनके मान तो 1 हो गए ना, केवल i वर्ग बचा। तो शॉर्टकट क्या किया करो तुम लोग, 4 का भाग लगाओ, शेष फल जितना बचे उतना लिखना है केवल, बस कोई शेष फल ही रह जाता है बस, बाकी की संख्याओं का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार और 1/i का मान, 1/i का मान क्या बताया था तुम लोगों को, माइनस का i का ऊपर नीचे गुणा कर दो। जैसे इसमें i का ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा i/i वर्ग, और i वर्ग का मान -1 तो ये हो गया -i। तो डायरेक्ट लिख दो 1/i का मान -i, ठीक है। अब i वर्ग का मान -1 कर दो। अच्छा, i की घात विषम है तो ये माइनस की i की घात 25 हो जाएगा, है ना। और घात 3 चल ही रही है इनपे, तो ये -1 माइनस i की घात 25 का मान निकालना है तो 4 का भाग फिर लगाओ 25 में, शेष फल क्या बचेगा, ये बचेगा की घात 3। अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, विषम घात है तो ये -1 प्लस i की घात 3 हो गया, है ना। और इसका सूत्र खोलो, 1 की घात 3, i की घात 3, 3i, है ना, और 3i वर्ग, ठीक है। सूत्र खोल दिया a प्लस b की घात 3 का, तो माइनस 1 की घात 3 का मान 1, इसका मान -i, ये 3i और ये माइनस के 3 हो गए, i वर्ग का मान -1, i की घात 3 का मान -i। तो कितना उत्तर बचा आखिरी में, माइनस के 2 और प्लस के 2i, और ऋण चिन्ह बाहर है तो आखिरी में उत्तर बचा 2 - 2i। उत्तर दे दो, यही है। और कोई पूछना है, एक और पूछ लो, कोई लग रहा हो कठिन। 1 2 3 में 1 2 3 4 5। चलो दूसरा वाला आता है, चलो दूसरा वाला सिद्ध और करते हैं, बस लास्ट सवाल, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, दो समिश्र संख्याएं, यहाँ लिख लो, माना z1 बराबर x1 प्लस i1 तथा z2 बराबर x2 प्लस i/2 सिद्ध करना है रियल पार्ट z1 z2 बराबर रियल पार्ट z1 इंटू
रियल पार्ट z माइनस इमेजिनरी पार्ट z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट z। देखो ध्यान से, प्रश्न क्रमांक 2 में दो सम्मिश्र संख्याएं दी हैं z1 बराबर और z2, तो उनको हमने मान लिया x1 प्लस i1 और x2 प्लस i2। x1 को वास्तविक भाग बोलेंगे सम्मिश्र संख्या z1 का, y1 को सम्मिश्र संख्या z1 का काल्पनिक भाग बोलेंगे, x2 को क्या बोलेंगे सम्मिश्र संख्या z2 का वास्तविक भाग और इसको काल्पनिक भाग। तो शॉर्ट में जी लिख देते हैं, जैसे रियल पार्ट z1 अंग्रेजी में लिखा है, तो रियल पार्ट z1 का मतलब z1 का वास्तविक भाग, z1 का वास्तविक भाग क्या है x1, ठीक है। तो अपन इसको प्रूव करते हैं LHS लेके, देखो रियल z1 z2 का मान रख दो, कितना है x1 प्लस i/1 और x2 प्लस i/2। हाँ, इनका गुणा करो, x1 का गुणा x2 से, x1 का गुणा x1/2, फिर i/1 का गुणा x2 से, i/1 और x2 और प्लस i गुणा i, इसका गुणा इससे i वर्ग और y1/, ठीक है। रियल पार्ट x1 x2, अच्छा इसको यहां लिख दें तो माइनस y1/2 और i कॉमन कर लो, x1/2 और y1/2, ठीक है। देखो x1 x2 लिख दिया, i वर्ग का मान माइनस का 1 होता है, तो इसलिए इस वाली संख्या को मतलब इधर लिख दिया अपन ने वास्तविक भाग और इधर लिख दिया काल्पनिक भाग। तो वास्तविक जैसे री माने क्या होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x1 x2 y1/2 बचेगा जी। देखिए आर संकेत दे रहा है कि इस सम्मिश्र संख्या का केवल वास्तविक भाग लिखना है, तो वास्तविक भाग जे आ गया। अच्छा x1 का मतलब क्या है z1 का वास्तविक भाग, x2 माने z2 का वास्तविक भाग, y1 माने z1 का काल्पनिक भाग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1, ठीक है। और ये वाला बचेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z2, यही प्रूव करना था बराबर RHS। बस बढ़िया 6-7 सवाल हुए।